क्यों माना जाता है? आखिर ऐसे क्या कारण है, उसने ऐसा किया है? तो भरसाई हुई दृष्टि से देखा जाए तो बटे हुए भारत को एकता दी। कई टुकड़ों में बटे हुए रजवाड़ों को भारतीय स्थिति और संस्कृति के अनुसार एक राष्ट्र बनाया। स्वतंत्रता की बलवेदी पर पड़ने वाले बलिदानी दिए। विश्व विख्यात क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, एक लंबी श्रृंखला थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कन्हैयालाल जी मुंशी, बी टी कृष्णाचारी, गोस्वामी अय्यर जैसे महान विधिवेत्ता और विद्वान दिए, जिन्होंने संविधान की रचना की और देश को गणतंत्र बनाया। इसलिए ये महान है और हम सब लोग इसको अति हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये हर भारतवासी का स्वाभिमान है, मान है, सम्मान है, क्योंकि इसने एक मौका दिया है हम सबको ये कहने का कि हम स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के नागरिक हैं। 25 जनवरी 1950 जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी लेते हुए ध्वजारोहण किया था और इस देश को गणतंत्र घोषित किया था, तो प्रत्येक भारतवासी के मन में एक असीम ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार हुआ था। क्योंकि 800 साल की गुलामी के बाद ये पहला अवसर था जब पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष पूरे राष्ट्र में एक साथ हो रहा था। और तभी से इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता रहा। और जहां भी हिंदुस्तानी रहते हैं, भारतवासी रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में, वहां भी जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। जहां पिछले 77 साल में महान उपलब्धियां भी रही है गणतंत्र की स्वतंत्रता के पश्चात, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ लक्ष्य भी है जो देश को महान बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं या संकल्पित रहते हैं। अगर हम पिछले 10 वर्षों को ही देखें, एक समय था, वह भी हम लोगों को हमने देखा, कसमसाहट के साथ देखा, दिल को दुखाते हुए देखा, जब भारत के सैनिकों की सर काट के देश में भेजे गए। भारत की सैन्य वाहिनियां मचल रही थी उस समय कुछ करने के लिए। देश की जनता चाहती थी कुछ हो, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन तत्कालीन नेतृत्व ने इशारा नहीं किया। कसमसाहट बनकर रह गई। सैन्य वाहिनियां मचलते मचलते चुप हो गई। फिर वह दिन भी हमने देखा जब पुलवामा हुआ, 70 किलोमीटर घुसकर हमारी सैन्य वाहिनियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। देश का, जिस पूरे देशवासियों का, देश का सीना 56 इंची का हो गया। ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा। हमने जनता की जो इच्छा थी, आवाज थी, जो दिल में उसके हुक उठती थी, उसको हमारी सैन्य वाहिनियों ने और नेतृत्व ने पूरा करके दिखाया। यही गणतंत्र है मित्रों। अब देश बदल रहा है।
गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, इनकी किस्मत बदल रही है। नारी का सम्मान, उद्योगों का उत्थान, भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। हम सब महसूस करते हैं इस बात को। चिकित्सा क्षेत्र को नई उड़ान, शिक्षा क्षेत्र को नई पहचान और नवाचार को नए अभियान मिल रहे हैं। और मकान, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान, इन सब से जनता की तकदीर बदल रही है, देश की तस्वीर बदल रही है। यही गणतंत्र है मित्रों। हम लोगों ने वो दिन भी देखे थे जब लाइन में लगकर राशन की दुकानों पर गेहूं लिया जाता था। अमेरिका का आया हुआ लाल गेहूं जिसे बोलचाल में बोलते थे, जिन्हें वहां पर घोड़ों को गैया आज 80 मुहैया करा रही, रसोई के खर्चे को जहां तक है वो कम कर रही है। यही गणतंत्र है मित्रों। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। यानी खाने के सामान को जुटाना भी और पकाना भी यथासंभव दिया जा रहा है। यही गणतंत्र है मित्रों, जो पिछले दिनों में बदलाव आया है इस देश के अंदर। जब मैंने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की तो हमने वो दिन भी देखे जब गरीब मोहल्ले, पिछड़े मोहल्ले, दलित मोहल्ले या गांव की महिलाएं या तो सूरज डूबने के बाद या पौ फटने से पहले मुंह को ढककर शौच आदि से निवृत्त होने जाती थी। आज प्रत्येक घर में, प्रत्येक बस्ती में शौचालय मिल गया है और उनकी इज्जत के लिए इज्जत घर कहा गया है। यह बदलाव है मित्रों। नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए यह गणतंत्र है दोस्तों। शौचालय विहीन घरों को जब घर मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिनके घर नहीं थे या टीन टप्पर छप्पर के पड़े हुए थे, आज उनको पक्के मकान, पीएम आवास, वो मात्र मकान नहीं मिल रहे हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है। मैं जानता हूं एक अपने मित्र को, जब मैं पढ़ता था तो वो अपनी गली के कोने पर एक चाय की दुकान वाले पर मुझे चाय पिला के वहीं से विदा करता था, घर नहीं ले जाता था। साइकिल पे हम उसके घर जाते थे, मोड़ पे खड़ा मिलता था, वहीं चाय पिलाता था, वहीं से विदा कर देता था। अभी कुछ दिनों पहले मैं उसके घर गया, मैंने कहा मैं आ रहा हूं भाई, तो मुझे घर तक ले गया। जब मैं उसके घर की मोड़ पर पहुंचा तो मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा अमूमन यही रोकता है, इस चाय की दुकान पे चाय पिलाता है, लेकिन बोला घर चलो। मैं घर पहुंचा तो पक्का मकान पीएम आवास योजना के अंदर उसको मिला था, इसलिए मान सम्मान से ले गया। उसका मान सम्मान बड़ा था, इसलिए मुझे अपने घर तक ले गया। उसकी श्रीमती जी से मैंने पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस नए घर में, तो जो उसने जवाब दिया वो सुनने लायक था। बोले सिर्फ मकान नहीं दिया है मोदी जी ने हमको, मेरे बेटे के लिए लड़की वाले आते थे, शादी ब्याह के लिए लौट जाते थे, इस छप्पर के मकान में कैसे हमारी बिटिया रहेगी। अब दसियों लोग आ रहे हैं ये कहने की अपने लड़के से, हमको आपके लड़के से हम अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। ये मिला है मकान में।
गली गली घर घर जो सम्मान पहुंचा है, यही गणतंत्र है मित्रों। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे देश में आगे है। योगी जी की देन है। फ्लाईओवर, बड़ी अच्छी बड़ी एनएचवे, एक्सप्रेसवे, सबसे अग्रणी है आपका प्रदेश एक्सप्रेसवे में। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से क्या होता है? व्यापार बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, आवागमन बढ़ता है, हर घर समृद्धि पहुंचती है, उन गलियों में समृद्धि पहुंचती है जो आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं होते थे, जिनको साधन। यही गणतंत्र है। चिकित्सा क्षेत्र को उठाकर देखें तो योगी जी की योजना, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है उन्होंने, सिर्फ घोषणा नहीं की है। और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। यानी जो लोग अकाल काल कवलित हो जाते थे, आज जब उनको चिकित्सा सुविधा मिल रही है तो वो अकाल काल कवलित नहीं हो रहे हैं, उनके घर के, उनके परिजन, उनके मित्रगण। यही गणतंत्र है मित्रों। पढ़ाई और दवाई, दवाई का मैंने जिक्र किया है, चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा का जिक्र करूं यदि मैं, तो पिछले 7-8 साल में जो परिवर्तन आया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पूरे देश के अंदर 10-12 साल में आया है, उसने शिक्षा को नई ऊंचाइयां दी है, नई पहचान दी है पूरे विश्व में। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं, चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, चाहे व्यापारिक शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो, सबने नई नई ऊंचाइयां छुई है, नए नए आसमान को छुआ है। उस शिक्षा की बात करूं मैं, जिससे मेरा सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। योगी जी की सरकार से पहले एक भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का ग्रेडिंग नहीं था। लोग ग्रेडिंग जानते ही नहीं क्या होता। अच्छे अच्छे कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उसका असर क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। एक ही उदाहरण देना काफी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे नेक ग्रेडिंग A++ और यूजीसी की ग्रेड 1 हासिल है, वहां पर इन ग्रेडिंग से पहले 30 विदेशी छात्र पढ़ते थे, आज 800 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है। यह है गणतंत्र। गणतंत्र यानी स्वतंत्रता का सीधा लाभ जनता तक कैसे पहुंचता है? अगर ये होने लगे तो वही सच्चा गणतंत्र है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। कानून व्यवस्था से आप सब परिचित हैं। जंगल राज्य देखा है इस प्रदेश में, संगठित अपराधों को पनपते देखा है, पल्लवित होते देखा है। अपहरण एक आज कानून व्यवस्था के नाम पर अपराधी कांपता है कि उसने अपराध किया तो न जाने अगले चौराहे पे यमराज उसका प्रतीक्षा कर रहा हो। यही पुलिस है वो जो पहले थी, लेकिन पुलिस को राजनीतिक अवरोध था, अब राजनीतिक अवरोध नहीं है। जो करेगा वो भरेगा, ये छूट मिली हुई है और होना भी चाहिए। कानून व्यवस्था तभी चुस्त और दुरुस्त रह सकती है। पिछले 10 वर्षों में सब क्षेत्रों में देश ने, प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है।
जहां तक देश की बात करते हैं यदि हम, तो एक सेंटेंस में नहीं तो बताना शुरू करेंगे सुबह से शाम होगी, एक वाक्य में पूरा कर दें कि समुद्र तल की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का परचम लहराया है, भारत का तिरंगा लहराया तो इसी 10 वर्षों में लहराया। यही गणतंत्र मित्रों। पहले कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, संघर्ष होता था। जहां हुए बलिदान मुखर्जी में कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा हमारा है वहां तिरंगा फहराना है। पत्थर मारे जाते थे सैनिकों को, पुलिस को, उनके हाथ बंधे थे। अब सिर्फ कश्मीर में नहीं, मंगल ग्रह पर तिरंगा फहराया जा रहा है। यह है गणतंत्र की उपलब्धि। जो सच्चा गणतंत्र, जैसे स्वतंत्रता दी है जिस शासन ने, 370 हटी, पत्थरबाज बेटे। शिक्षा संस्कार देती है। संस्कार कैसे कैसे चुपचाप संस्कार देती है। चिकित्सा शिक्षा की बात करी थी मैं, तो डॉक्टर बनता है तो उसको संस्कार अपने आप मिलते हैं शिक्षा से। हमें मरीज की सेवा करनी है, अपनी जान खतरे में पड़ जाए लेकिन मरीज को बचाना है। और कोरोना में देखा आप सब, कोरोना काल आया, ऐसा भूतपूर्व काल कभी देखा नहीं, किसी ने ना सुना ना देखा। जब रिश्तेदार रिश्तेदार से मिलने नहीं जाता था, किसी की कमी हो जाती थी, वहां होने नहीं जाता था, फिरने नहीं जाता था। ऐसे समय डॉक्टर खड़े होते थे चट्टान की तरह, ये पुलिसकर्मी खड़े होते थे चौराहे चौराहों पर अपनी जान की परवाह किए बिना। ये कहां से संस्कार आया था? ये शिक्षा ने दिया। लेकिन वो कौन सी शिक्षा है जो पत्थरबाज बनाती है? वो कौन सी शिक्षा है जो डॉक्टरों को हत्यारा बना देती है? वो कौन सी शिक्षा है जो जिहाद के नाम पर आतंक मचवाना सिखाती हो? वो कौन सी शिक्षा है कि अगर ट्रेन पे वंदे मातरम लिखा है तो उस पर पथराव करना बताती हो? यह सोचने विषय है। यह अब चुनौती है हमारे लिए, आने वाले गणतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए चुनौती है, जिसका हम सबको मिलकर सामना करना है। कुछ चुनौतियां आ रही हैं सीमा पार से, धर्मांधता फैलाती हुई, तो कुछ चुनौतियां हमने इस देश को तरक्की के लिए स्वयं स्वीकार की है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। मेरे नेता मोदी ने विकसित भारत की कल्पना दी है इस देशवासियों को, एक विजन दिया है। मेरा नेता जब विजन बनाता है तो उसे अपना मिशन बनाता है और पैशन से जुड़ जाता है, मिशन को पूरा करता है। आज से 10-12 साल पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 11वें-12वें नंबर थी विश्व में, आज चौथे नंबर पे आ चुकी है। उस देश को हमने पीछे छोड़ दिया, ब्रिटेन को, जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी। और सैन्य दृष्टि और अर्थ दृष्टि को मिला दे तो तीसरे नंबर की शक्ति हिंदुस्तान बन चुका है। यह गणतंत्र है आज का मित्रों, ये गणतंत्र। अब विकसित भारत की कल्पना की है, क्योंकि पहले विकासशील भारत के, विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में भारत निचले पायदान पे था। पिछले 12 साल में ऊपर आया है। क्या हमें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को खड़ा करना है? लेकिन कल्पना यदि उन्होंने विजन दिया है तो इस देशवासियों को सोच कर दिया, इस देश की नौजवानी को सोच के दिया, इस देश की इस शक्ति को जो सामने खड़ी है इसको सोच के दिया है। सबका योगदान होगा इस महायज्ञ में, और उसके लिए सबसे पहला काम स्वदेशी अपनाना होगा। जो स्वदेशी वस्तु है, स्वदेशी चीजें हैं, उनको डेवलप करना होगा, उसको अपने जीवन में उपयोग में लाना होगा। जब स्वदेशी अपनाएंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे।
आत्मनिर्भर बनेंगे तो समर्थ बनेंगे। हमको अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का परिचय देते हुए उसको पूरा करना है। देशभक्ति क्या है मित्रों? क्या जो मोर्चे पे लड़ रहे हैं सीमा के, जिनके अगल बगल से गोलियां निकलती हैं, यही पुलिस के नौजवान जाबाज जो दुर्दांत अपराधियों से टकराते हैं जान पे हथेली पर लेकर, यही देशभक्ति है क्या? है ये देशभक्ति? इनको नमनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है सब लोग, लेकिन आम व्यक्ति के लिए देशभक्ति क्या है? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध हुआ, उससे क्रिकेट मैच हो, वही देशभक्ति सीमित रह जाएगी हम लोगों की? हमारी देशभक्ति है कि जो जिम्मेदारी जनता ने हमको दी है या देश ने हमको दी है या हमने आगे बढ़कर ली है, उसका ईमानदारी से समर्पण भाव से काम करें, उस पर समर्पित हो जाए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। यह राष्ट्रभक्ति की सबसे सरल परिभाषा। और जब हमारे अंदर ये जागृत हो जाएगी तो 2047 का गणतंत्र दिवस हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आप सबको पुनः शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।